एक्टिंग की दुनिया का बेहद ही चमकता सितारा, अपनी मेहनत के दम पर जिन्होंने आपके दिलों में एक अलग छाप छोड़ी। काफी दिनों से वो दिखाई नहीं दे रही थी। हर कोई सोच रहा था कि अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो की लाली, महाभारत की अम्बा या संतोषी माँ की संतोषी कहाँ है। मैं बात कर रहा हूँ रतन की। और लेकिन वो कहीं से भी आप लोगों से दूर नहीं थी। अपने वीडियोस के जरिए, व्लॉग्स के जरिए कोशिश करती थी कि वो कनेक्शन हमेशा बना रहे। लेकिन अब फिर रतन तैयार हैं अपनी नई उड़ान को भरने के लिए। एक उड़ान तो जो उनकी थी उसने बहुत ऊंचाई तक उनको लेकर गए, लेकिन अब जो उड़ान है वो उसकी जो बात है वो अलग होने वाली है, ऐसा हमें लगता है। और रतन इस समय हमारे साथ हैं तो उनसे बहुत सारी बातें होंगी। पहले तो रतन आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? अब बहुत अच्छी हूँ। बहुत सारे उतार चढ़ाव को फेस करने के बाद फाइनली ये हिम्मत हो रहा है ये कहने का कि मैं अच्छी हूँ। क्योंकि जिस बीमारी से, जिस परिस्थिति से जूझ रही थी, उसमें सिर्फ झूठ ही कहा है मैंने। किसी को पता नहीं चलने दिया कि मैं क्या फेस कर रही हूँ। लेकिन फिर भी छुपते छुपाते मैं लोगों के बीच में बनी हुई थी, अपने आप को जिंदा रखने के लिए और प्लस अपने को ठीक करने के लिए। ये जो प्लेटफॉर्म था यूट्यूब या बातचीत जो होती थी, उसमें मैं अपने आप को हील कर रही होती थी। सो बीमारी की बात शुरुआत में ही नहीं करूँगी क्योंकि अभी अभी हम शुरू कर रहे हैं, बट विल टॉक अबाउट इट। रतन, और आप हमेशा से ना जो दिल में है वो आप सामने रखते हो। अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से हेडलाइंस आपके बारे में बन रही थी, मैं कई जगह पढ़ रहा था कि काम मांगने से भी गुरेज नहीं है आपको। ये चीज बहुत हिम्मत की बात है। कुछ सालों पहले नीना गुप्ता ने ये बात कही थी और उसके बाद से देखिए उनके करियर में किस तरह से बदलाव आया। लेकिन इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए क्योंकि इंडस्ट्री में ना टैग्स लग जाते हैं, अलग अलग तरीके की बातें होती हैं और लोग डरते हैं इन सब बातों करने में। लेकिन आपने वो मादा दिखाया, ये बड़ी कमाल की बात है। अब जब आपने ये बात कही है, आपको क्या लगता है किस तरीके से आगे की जर्नी होने वाली? आशीष, इसको मैं थोड़ा और क्लियर करूँगी कि थैंकफुली इन 5 सालों में मुझे बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के कॉल आए, अभी भी आए। लेकिन मैं उस समय खुलकर बता नहीं पा रही थी कि मैं ना तो कह रही थी कि नहीं अभी मैं कोई प्रोजेक्ट नहीं ले रही हूँ, लेकिन ये नहीं बता रही थी कि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं प्रोजेक्ट नहीं ले रही हूँ। तो काम की कमी न इस इंडस्ट्री ने मुझे कभी महसूस करवाया और न ऊपर वाले ने। लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि मेरी लाइफ में एक ऐसी चीज़ आई, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसको मैंने कभी ना जाना था ना सुना था। इंसान डेंगू सुनता है, स्वाइन फ्लू सुनता है, वो सब मुझे हुए थे और मैं ठीक हुई थी। बट जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ तो वो मेरे आईज से रिलेटेड हुआ। और वो आईज ऐसा प्रॉब्लम था जिसमें मैं लाइट फेस नहीं कर सकती थी। तो जब मुझे ऑफर्स आते थे ना, तो मैं उनको डर से ये नहीं बताती थी कि हेलो मैं अभी काम नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैं बीमार हूँ और मैं लाइट फेस नहीं कर रही हूँ। मुझे लगता था स्टैंप लग जाएगा कि रतन अब कभी लाइट फेस नहीं कर सकती। बिकॉज डॉक्टर्स ने भी यही कहा था शुरू शुरू में कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, आपकी जो इम्यूनिटी पावर जो है, जो आपको ठीक कर सकती है, जो आपको हेल्दी रखती है, वो अब आपके अगेंस्ट हो गई है। बड़ा ही मेडिकल लैंग्वेज में नहीं लेकिन कॉमन लैंग्वेज में कहा जाए तो मेरी जो आर्मी है जो मुझे हेल्दी रखती है, वो मेरे अगेंस्ट लड़ाई कर रही है। मैं खुद की खुद दुश्मन हूँ। तो एवरी टाइम मुझे डॉक्टर ने बताया कि आप अपने गुड सेल्स को मार रहे हो, बी पॉजिटिव, अच्छा सोचो। अच्छा, अरे बीमार हूँ, आप कह रहे हो मैं अपना इंडस्ट्री चेंज कर दूँ। मुझे डॉक्टर्स ने कहा जब पहली बार कि रतन थिंक अबाउट प्लान बी। मैंने कहा व्हाट इज़ प्लान बी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक्टिंग के अलावा कुछ सपना देखा होगा, वो भी काउंसलिंग जैसा करते हैं ना। तो मैंने बोला नहीं, मुझे तो कुछ आता नहीं है। बल्कि लेकिन मुझे लगता है कि अब आपको बनाना होगा कुछ, क्योंकि आप लाइट फेस दोबारा हम गारंटी नहीं दे सकते कि आप कर सकते हो या नहीं। और मैं जनरली काले चश्मे में हुआ करती थी दिन और रात। मेरे घर में जितने ब्लाइंड्स मैंने बेडरूम में किए सब डार्क ब्लैक कर दिए। और मेरी पूरी लाइफ को जो मैं देख रही थी, ये ग्रीनरी भी मैं डार्क ग्लास, ब्लैक ग्लास के थ्रू देखा करती थी। बड़ा पेनफुल था वो। और जब एक्सेप्ट कर लिया कि मैं बीमार हूँ, शायद मेरी धीरे धीरे जो डॉक्टर कह रहे हैं कि रोशनी जा सकती है, ये सब होगा, तो मैंने तय किया कि अभी मुझे ये दुनिया देखनी है
मेरा भारत देखना है और भारत रियल भारत देखना है, कलरफुल देखना है, और वो कहाँ होता है, गांव में। तो मैं गांव चली गई, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई बहुत ही कठिन परिस्थिति हो या आप बहुत बीमार हो तो आपको हवा बदलनी चाहिए, शहर से आपको नेचर में जाना चाहिए। पर ये सिर्फ सुना था, आजमाया नहीं था। तो ऑटो इम्यून के टाइम पे मैंने इसको आजमाने की सोची और मैं निकल गई। सबको लगता था रतन ने इंडस्ट्री छोड़ दिया है, वो खेती बाड़ी में घुस गई है, लेकिन मैं क्या बोलती, डर था अंदर कि कुछ भी बोलूंगी कुछ का कुछ हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ होता है। तो मैंने ना तो इंडस्ट्री को किया, लेकिन मैंने कारण नहीं बताया। अब उससे सबसे गलत क्या हो गया कि लोगों ने अज्यूम कर लिया कि रतन काम नहीं करना चाहती हैं, रतन ने इंडस्ट्री छोड़ दिया है। और गलती मेरी है कि मैंने बिना कारण बताए उनको ना कहा। मुझे कुछ ना कुछ कारण देना चाहिए था। तो आज उन्हीं लोगों को शायद आप लोग के माध्यम से पता चलेगा, जिनको जिनको मैंने ना कहा है, कि मैं कितनी बुरी कंडीशन को फेस कर रही थी, जिसकी वजह से मैं हाँ नहीं कह सकती थी। मेरे पास एक ही ऑप्शन था, ना। फुल ऑफ लाइफ जिसको हमने देखा है, आपके कैरेक्टर्स में भी वो खुशी, वो हर चीज आपकी दिखती थी। अचानक से इस तरीके का, जैसा आपने पेनफुल एक जर्नी आपकी रही है, इवन पिताजी के देहांत के बाद से वो चीजें शुरू हुई लाइफ में, जब इतना इस तरीके का बदलाव आ जाता है, क्या चीज था जो आपको हौसला आपका मजबूत बनाए रखा? और आपने जैसे कि मतलब इस तरीके की परेशानी कि आप लाइट फेस नहीं कर पा रहे हो, आपको अपने ब्लाइंड्स चेंज करने पड़ रहे हैं उस दौरान, और जब आपको डॉक्टर बोल रहा है कि प्लान बी के साथ भी रहो, जिस मतलब लड़की ने एक छोटे शहर से, छोटे से गांव से, मैं कहूंगा छोटे से राज्य से आके अपने मुंबई में एक मुकाम हासिल किया अपने दम पर, विदाउट एनी गॉडफादर, जब उसको डॉक्टर ऐसा बोल देता है, उस समय क्या बीती? टोटली डिप्रेस्ड। मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस थे कि मैं धीरे धीरे, उस समय फैमिली सब साथ में यहाँ पे मेरे लिए रुके हुए थे। फादर की डेथ के बाद नेचुरली मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, पर मेरी बीमारी, उससे और भी ज़्यादा झटका मेरे घर वालों को लगा। मैं तो परेशान थी, लेकिन मुझे उनकी आंखों में दिखता था कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो उनकी आंखों में दिखता था कि मैं अब कभी ठीक नहीं होंगी। तो मैंने सबसे पहला स्टेप ये लिया कि सबको कन्विंस किया कि अब आप लोग अपने अपने नॉर्मल लाइफ में जाओ। और मुझे अब थोड़ा पॉज मिला है। ये इतने दिन जो इंडस्ट्री में हम जो यात्रा है, स्ट्रगल कह लीजिए या जर्नी कह लीजिए, उसमें कभी थमकर हम लाइफ को दूसरे तरीके से नहीं देखते कि एक्टिंग के अलावा भी, पैसे के अलावा भी, किसी कैरेक्टर के अलावा भी चीज़ें होती हैं। तो मेरे लिए वो एक ब्रेक था बहुत ही बड़े वाला। तो मैंने उस ब्रेक में बोला कि मुझे देखना है कि और क्या लाइफ में। मेरे एक वर्ड आया उस समय, इंट्रोड्यूस हुआ, और क्या। स्टार बनना, नीचे आना, बीमार पड़ना, फादर का खोना, पर और भी तो कुछ होगी इसके बाद, ये क्लाइमेक्स तो है नहीं, दिस इज नॉट एंड। तो मुझे हुआ कि ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। शेक्सपियर की वो लाइन मेरे बहुत काम आई, जो हर एक्टर उसको एक मंत्र समझता है कि मंच पर ऐसे अभिनय करो जैसे जीवन को जी रहे हो, और जीवन को वैसे जियो जैसे कि अभिनय कर रहे हो। मैंने उस समय यही सोचा कि मुझे ये सिचुएशन मिला है, मैं एक किरदार निभा रही हूँ, ये दुनिया एक मंच है, ये सब हमने पढ़ा है, यही टाइम है इम्प्लीमेंटेशन का। तो मैंने सोचा कि मुझे ये किरदार बहुत अच्छे से निभाना है। अगर पेन है तो एक किरदार कैसे रोता है, तकलीफ दिखाता है, सामने वाले ऑडियंस भी रोती है। पर यही है कि जब मैं सच में रो रही थी तब मेरे साथ रोने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मैं छुप कर रो रही थी। और मुझे इस लाइन ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है कि जीवन को ऐसे जियो कि आप अभिनय कर रहे हो, एक किरदार है, और ये बस इसने मुझे उबारा है। नॉर्मली ना, जब किसी के साथ इतना कुछ हो रहा होता है लाइफ में, इतना पेन होता है, तो वो, हम छोटे शहर के लोग हैं, हम डिप्रेशन और ये सब जानते नहीं है, लेकिन बड़े शहरों में ये वर्ड काफी चलता है कि डिप्रेशन में चले गए। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? क्योंकि जैसे आप बता रहे हो कि आप छुपाते थे, अगर आप अपना पेन दूसरों के साथ शेयर भी करते तो शायद वो चीज, वो दर्द उतना ना रहता जितना आपके साथ हुआ रहा होगा। वो क्या कभी डिप्रेशन में कन्वर्ट हुआ, वो जो दर्द था? बेसिकली डिप्रेशन एक वर्ड तो है जिस पर हम लोग बोलते हैं कि डिप्रेस थे, पर उसमें होता क्या क्या है, मेन तो उसमें सिम्टम्स है।
मुझे लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि मैं क्या शेयर करूं, सबको पता है फादर की डेथ है, और किसी भी बीमारी के पीछे ना कोई एक कारण नहीं होता। ऐसा नहीं था कि फादर की डेथ की वजह से मैं बीमार पड़ गई थी। वर्ल्ड वॉर के पीछे कभी सुना है कि ये एक कारण था जिसकी वजह से युद्ध हो गया? कभी नहीं सुना है। बहुत सारे कारण इकट्ठे होते हैं और सालों इकट्ठे होते हैं। तो जो हम एक्टर्स की लाइफ होती है वो बहुत स्ट्रेसफुल होती है। पहले घर वालों को मनाओ, फिर घर वालों को मनाकर आप अपना शहर, अपना कंफर्ट छोड़कर मुंबई शहर में आओ। यहाँ हर दिन आप मतलब जो स्ट्रगल फेस कर रहे होते हैं, रोटी सब्जी की लाले पड़ जाते हैं। तो वो सारा कुछ फेस करते करते आप एक दिन लोगों के चर्चे में आते हो, जिसको स्टार भी लोग कह देते हैं। लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं होता है, ये ऊपर ऊपर सब चल रहा है, भीतर जो हो रहा होता है हमारे अंदर, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। हमारा मन एक बोझ संभालने के लिए एक उसका भी लिमिट है। मैंने एक्सप्लॉइट कर दिया था अपने भीतर को। मैं स्ट्रांग हूँ ये वर्ड जो था ना, मैंने कभी किसी चीज़ को ऐसे लिया ही नहीं कि हाँ कमज़ोर हूँ, मैं ये शेयर करूँ कि यार मेरी ये परेशानी नहीं, आई एम द बेस्ट, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं कर लूँगी, दूसरे की क्या ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट, इंडस्ट्री में फ्रेंड्स हैं, पार्टी आप कर सकते हो, आप अपना स्ट्रगल एक दूसरे के साथ, चल यार आज ऑडिशन पे चलते हैं, मेकअप शेयर कर सकते हो, वैनिटी वैन शेयर कर सकते हो। लेकिन इस तरह की पेनफुल सिचुएशन आप क्या ही शेयर करोगे? सामने वाला बंदा कुछ दिन रहेगा, उसके बाद वो डिसअपियर हो जाएगा। तो इस दौरान में, इस 5 साल में, मेरे वो जो फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं कभी बहुत अच्छे टाइम बिताया करती थी, वो आज मेरे इर्द गिर्द नहीं हैं। वो फेस चेंज हो गए हैं, कुछ ऐसे नए लोग आ गए हैं जो मेरी लाइफ में कभी नहीं थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस बीमारी ने बहुत सच्चाई दिखाई। मेरा चेहरा मुझे खुद दिखा कि एक नंबर की डरपोक फट्टू है तू, एक मौत ने तुझे पूरा हिला दिया। जो भी अब तक हुआ है उसको मैंने दोबारा चेक किया कि मेरे लाइफ में क्या क्या हुआ, क्योंकि मैं जो ठीक हुई हूँ वो इंडियन साइकोलॉजी के बदौलत ठीक हुई हूँ, मनोविज्ञान, लेकिन भारतीय मनोविज्ञान। उसमें मेथड्स हैं बहुत सारे जिसमें हम अपने पास्ट को जाकर देखते हैं। बहुत तकलीफ होती है पास्ट को देखने में। और जब मैंने उन तकलीफ़ों को देखा, उस एंगर को देखा, बहुत कुछ जो अंदर दबाया हुआ था, कब्र बना रखा था मैंने अपने अंदर, तो जब उनको देखा और उनकी सफाई की, तब मैं धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव होता हुआ देखा। और मैं आज ऑटो इम्यून नेगेटिव हूँ। मुझे खुशी है इस बात को आज डिस्क्लोज करते हुए कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ और मैं उसको नेगेटिव कर पाई हूँ। आराम से जिंदगी है, ऐसा नहीं है कि मैं भूचाल मचा दूंगी, लेकिन या आई नो कि कैसे ये ठीक होता है, कैसे इसको दोबारा अटैक आ सकता है। सो आई नो अबाउट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अगेन कमिंग बैक टू कि कैसे किया, नेचर, होम्योपैथी, इंडियन साइकोलॉजी, ये मेरे इर्द गिर्द थे। मेरे दोस्त मेरे इर्द गिर्द नहीं थे। और ये बहुत अच्छा था। ये दौरान मेरे लिए एक वर्कशॉप चल रहा था। मैं बहुत कुछ सीख कर और अब कह सकती हूँ कि यस, मैं स्ट्रांग हो गई हूँ। अब कुछ बात करने में डर नहीं लगता। पहले बहुत सेल्फ सेंटर्ड थी। मुझे लगता था मैं सिर्फ अपने और अपने किरदार और अपने एक्टिंग करियर के बारे में सोचती थी। अब मैं लाइफ के बारे में सोचती हूँ। खुशी क्या है अब मैं समझती हूँ। तकलीफ को भी मैं शेयर कर लेती हूँ कि हाँ यार, तकलीफ भी लाइफ का हिस्सा है। क्यों हम नहीं दिखाते कि हमें तकलीफ है? हम इंस्टा पे सिर्फ हैप्पी हैप्पी बातें शेयर करते हैं, हम यूट्यूब पे कुछ नहीं दिखाते। बट अब मुझे लगता है नहीं, हो गया ये, अब जो है सो है, सामने है। रिश्ते क्या बहुत ही सुपरफिशियल हैं, सतही हैं इंडस्ट्री में, कि रतन को अपनी जो कहानी है, अपनी आप बीती, वो बताने में भी थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है कि लोगों को बताएंगे तो वो किस तरीके से लेंगे? देखो, सतही नहीं है, पर कह सकती हूँ कि सब लोग अपनी अपनी यात्रा में लगे हुए हैं। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ है। इंस्टा को और सोशल प्लेटफॉर्म को देखकर हम जज नहीं कर सकते। ये मेकअप को देखकर हम नहीं कह सकते कि अरे यार शी इज़ वेरी प्रिटी, या इसकी लाइफ कितनी खूबसूरत है। उसके पीछे बहुत सारी लाइफ में स्टोरी चल रही होती है, जो रियल लाइफ स्टोरीज होती हैं। तो मैं अपने फ्रेंड्स को ब्लेम नहीं करूँगी, ना सतही कहूँगी।
क्योंकि जब वक्त बिताया तो बहुत अच्छे वक्त बिताए हैं साथ में। पर ये कह सकती हूँ कि एक मेरे अंदर खुद भी डर था कि अगर मैं ये बात शेयर करूँगी तो सारे इंडस्ट्री के ही तो फ्रेंड्स हैं ना, वो किसी दूसरे को बोलेंगे, दूसरे से तीसरे तक जाएगा और इंडस्ट्री में स्प्रेड हो जाएगा कि रतन बीमार है और रतन लाइट फेस नहीं कर सकती, इसलिए अब उसको काम देना सही नहीं है। तो ये मैं मेरे डर की वजह से अपने फ्रेंड्स से शेयर नहीं कर रही थी। आज मैं शेयर कर रही हूँ बिकॉज आई नो कि मैं ठीक हूँ, मैं लाइट फेस कर सकती हूँ। लेकिन जिस रतन ने इंडस्ट्री के लिए, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री को आपने दिया है, इंडस्ट्री ने आपसे भी लिया है, वो इंडस्ट्री और लाइफ के लिए भी बोलूंगा, क्या वो इंसाफ कर पाई आपसे? मुंबई इंडस्ट्री और कोई भी इंडस्ट्री बहुत प्रैक्टिकल है। अगर आज आप बीमार पड़ेंगे, आपका इंतज़ार महीने होगा, 2 महीने होगा, शायद 1 साल हो, लेकिन रिप्लेसमेंट तो चाहिए ना। कहते हैं ना, मुंबई कभी रुकता नहीं है, कुछ भी हो जाए, इतने बड़े बड़े हादसे होते हैं। रतन तो बहुत छोटी है, मेरा बीमार पड़ना ये बहुत बड़ा हादसा नहीं है इंडस्ट्री के लिए। तो इंडस्ट्री को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्चुअली किसी के भी जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे बीच से इतने बड़े बड़े लोग कमियों को देखते हुए यहाँ से रवाना हो गए, इंडस्ट्री को कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। तो मैं सिर्फ थैंकफुल हूँ इंडस्ट्री की। आज जिस घर में बैठी हूँ इंडस्ट्री की वजह से, आज मेरी जो 5 साल से मैं काम नहीं कर रही हूँ, मैं ऑफ कोर्स अपनी समझदारी प्लस अपनी सेविंग जो मैंने इस इंडस्ट्री से कमाई है उसकी बदौलत चल रही हूँ। तो मेरे लिए इंडस्ट्री हमेशा मतलब अच्छे यादों में है। ऑफ कोर्स मैं फिर से मेहनत करूँगी, 0 से शुरू कर रही हूँ मैं, सेकेंड इनिंग कह सकते हैं। लेकिन इंडस्ट्री प्रैक्टिकल तो है, इमोशनल नहीं है। इंडस्ट्री इमोशन बेचता है, इमोशनल नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वो टैग्स और ये सब की भी बात आती है ना, कि जैसे आप लोगों से बताने में थोड़े डरते थे कि उनको ये पता चल जाएगा कि बीमार हैं, तो वो बात ऐसे फैल जाएगी और उसके बाद आगे के चांसेस कम हो जाएंगे या ढीले पड़ जाएंगे। इंडस्ट्री भीड़ तो है, लेकिन उस भीड़ में आपका साथ कितने लोग देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऑफ कोर्स मुझे इंडस्ट्री में कोई साथ तो नहीं मिला इस जगह पे। अगर मान लीजिए आप गायब हैं तो आपका कोई कॉलर पकड़ता है कि अभी तो इतने दिन से कहाँ गायब है, क्यों नहीं कुछ कर रही, ऐसा पूछने वाला कोई नहीं था, नॉट अ सिंगल वन। फ्रेंड वर्ड अब मेरे लाइफ से चला गया है। आपके फ्रेंड आप खुद हो सकते हो, दूसरे आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके आप जो भी अदर नाम दे दो, फ्रेंड्स तो नहीं कहूंगी मैं। और मैं कहीं पढ़ रहा था, जैसे रतन का रिश्ता था, स्वयंवर हुआ, ये सब कहीं पढ़ रहा था कि बहुत सारे डायरेक्टर्स ऐसे थे जो ये बोल रहे थे कि गलत किया, अगर नहीं करते तो फिल्म्स में काम कर रहे होते, क्योंकि वाकई उसके पहले तक इतना अच्छा एक जर्नी अच्छी चल रही थी। ये मतलब थोड़ा सा वैसा दोगला रवैया नहीं है कि मतलब इतनी सारी चीजें होती है इंडस्ट्री में, अफेयर्स और ये सबको इनकैश किया जाता है। आज भी वो चल रहा है कि कोई नई फिल्म आने वाली है तो यंग जोड़ियां बन जाती हैं और बहुत सारी चीजें। आपके स्वयंवर से ऐसा क्या हुआ कि आपको काम मिलना या फिल्मों में उस तरीके से मिलना, इन लोगों ने सोचा कि नहीं वो टैग लगे? ये मुझे आज भी नहीं पता है, समझ नहीं आता, और मुझे शिकायत है। और किसी चीज को लेकर शिकायत नहीं है, लेकिन इस बात को लेकर शिकायत है कि स्वयंवर हुआ मेरा, रिश्ता टूटा मेरा, लेकिन दूसरों को इससे क्या शिकायत हुई कि मैंने क्यों किया। नहीं करने के 50 रीजन नहीं, मैं 2 रीजन मांगती हूँ। आई वॉज सिंगल, एक रियलिटी शो है जो मैं कर रही हूँ और सबको मालूम है कि मैं एक्टर कैसी हूँ, मैं डायरेक्टर एक्टर हूँ। डायरेक्टर मुझसे जैसा चाहे काम करवा सकता है, बस मुझे लगता है एक डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को इतना जानना होता है। अब पर्सनल लाइफ में लोगों के इतने तमाशे होते हैं, इंडस्ट्री में तो अभी सब कुछ खुला है। इस बात को लेकर शिकायत है कि स्वयंवर हुआ मेरा, रिश्ता टूटा मेरा, लेकिन दूसरों को इससे क्या शिकायत हुई कि मैंने क्यों किया। नहीं करने के 50 रीजन नहीं, मैं 2 रीजन मांगती हूँ। आई वॉज सिंगल, एक रियलिटी शो है जो मैं कर रही हूँ और सबको मालूम है कि मैं एक्टर कैसी हूँ, मैं डायरेक्टर एक्टर हूँ। डायरेक्टर मुझसे जैसा चाहे काम करवा सकता है, बस मुझे लगता है एक डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को इतना जानना होता है। अब पर्सनल लाइफ में लोगों के इतने तमाशे होते हैं, इंडस्ट्री में तो अभी सब कुछ खुला है।
उससे आज तक किसी एक्टर के करियर में मैंने फ़र्क पड़ता हुआ नहीं देखा है। आप अफेयर देख लो, आप ब्रेकअप देख लो, आप डिवोर्स देख लो, या आप उसके अलावा भी आजकल बहुत सारे न्यूज़ हैं। दम मारो दम से लेकर हर स्टोरी आ चुकी है, लेकिन वो एक्टर्स आज भी बरकरार हैं। पर मुझे क्यों ये फेस करना पड़ा, ये सवाल है मेरा, इंडस्ट्री से सवाल है। मेरे पास कोई जवाब नहीं है इस बात का कि मेरे स्वयंवर से इंडस्ट्री को क्या प्रॉब्लम हुई। क्या मैं अभिनय भूली? क्या मेरे अपीयरेंस में कोई फ़र्क पड़ा? आज ज़रूर कह सकती हूँ, मैं 10 साल बाद अगर आप मुझे देख रहे हैं तो अपीयरेंस में फ़र्क हुआ होगा, लेकिन अगले जन्म और स्वयंवर के बाद आई वॉज द सेम। सो ये मुझे लगता है, पता नहीं इसको मैं क्या नाम दूँ, मेरे पास नहीं है, शब्द नहीं है। जिस रतन को इतना लोग पसंद करते थे, वो रियल रतन जब जानने लगे, वो कनेक्शन, फिर क्या बिग बॉस में जाना, उस समय भी आप शायद बीमार थी, राइट? थायराइड और ये सब का इश्यू था, तो वो सब चीजें भी लगता है कि लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया था कि रतन इस तरीके से दिखेंगी, ऐसी दिखेंगी, और जो चीजें बिग बॉस जैसे शोज में चाहिए होती हैं वो चीजें नहीं दिखी। इस वजह से भी थोड़ा सा उनको वो लगा, एक्सपेक्टेशन उनकी पूरी नहीं हुई। मैं एक बात बताती हूँ, आज तक मेरी जो सबसे रॉन्ग कास्टिंग हुई है वो बिग बॉस में हुई है। ये मैं बिल्कुल मैच नहीं करती हूँ। मुझे आज भी दुख है इस बात का कि मैंने बिग बॉस को कुछ भी लोग ने सोचा कि नहीं वो टैग लग। ये मुझे आज भी नहीं पता है, समझ नहीं आता, और मुझे शिकायत है। और किसी चीज को लेकर शिकायत नहीं है, लेकिन इस बात को लेकर शिकायत है कि स्वयंवर हुआ मेरा, रिश्ता टूटा मेरा, लेकिन दूसरों को इससे क्या शिकायत हुई कि मैंने क्यों किया? नहीं करने के 50 रीजन नहीं, मैं 2 रीजन मांगती हूँ। आई वॉज सिंगल, एक रियलिटी शो है जो मैं कर रही हूँ, और सबको मालूम है कि मैं एक्टर कैसी हूँ। मैं डायरेक्टर से एक्टर हूँ, डायरेक्टर मुझसे जैसा चाहे काम करवा सकता है। बस मुझे लगता है एक डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को इतना जानना होता है। अब पर्सनल लाइफ में लोगों के इतने तमाशे होते हैं, इंडस्ट्री में तो अभी सब कुछ खुला है। उससे आज तक किसी एक्टर के करियर में मैंने फ़र्क पड़ता हुआ नहीं देखा है। आप अफेयर देख लो, आप ब्रेकअप देख लो, आप डिवोर्स देख लो, या आप उसके अलावा भी आजकल बहुत सारे न्यूज़ हैं। दम मारो दम से लेकर हर स्टोरी आ चुकी है, लेकिन वो एक्टर्स आज भी बरकरार हैं। पर मुझे क्यों ये फेस करना पड़ा, ये सवाल है मेरा, इंडस्ट्री से सवाल है। मेरे पास कोई जवाब नहीं है इस बात का कि मेरे स्वयंवर से इंडस्ट्री को क्या प्रॉब्लम हुई। क्या मैं अभिनय भूली? क्या मेरे अपीयरेंस में कोई फ़र्क पड़ा? आज ज़रूर कह सकती हूँ, मैं 10 साल बाद अगर आप मुझे देख रहे हैं तो अपीयरेंस में फ़र्क हुआ होगा, लेकिन अगले जन्म और स्वयंवर के बाद आई वॉज द सेम। सो ये मुझे लगता है, पता नहीं इसको मैं क्या नाम दूँ, मेरे पास नहीं है, शब्द नहीं है। जिस रतन को इतना लोग पसंद करते थे, वो रियल रतन जब जानने लगे, वो कनेक्शन, फिर क्या बिग बॉस में जाना, उस समय भी आप शायद बीमार थी, राइट? थायराइड और ये सब का इश्यू था, तो वो सब चीजें भी लगता है कि लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया था कि रतन इस तरीके से दिखेंगी, ऐसी दिखेंगी, और जो चीजें बिग बॉस जैसे शोज में चाहिए होती हैं वो चीजें नहीं दिखी। इस वजह से भी थोड़ा सा उनको वो लगा, एक्सपेक्टेशन उनकी पूरी नहीं हुई। मैं एक बात बताती हूँ, आज तक मेरी जो सबसे रॉन्ग कास्टिंग हुई है वो बिग बॉस में हुई है। ये मैं बिल्कुल मैच नहीं करती हूँ। मुझे आज भी दुख है इस बात का कि मैंने बिग बॉस को कुछ भी नहीं दिया। एक होता है ना कि शिकायत दूसरों से, बिग बॉस में मुझे खुद से शिकायत है। एक्चुअली मैंने पहले जब बिग बॉस मुझे ऑफर आया था, मैंने मना किया था कि मैं शो को कुछ दे नहीं पाऊंगी।
फिर जब सेकंड टाइम आया तो मैंने सोचा कि यार कलर्स के साथ अगर मुझे रिश्ता बनाना है, अगर काम करना है, तो उनको बार बार ना कहूँगी तो मुझे कैसे ऑफर दोबारा देंगे। मैं कलर्स के साथ हमेशा से फिक्शन करना चाहती थी, पर क्योंकि वो ऑफर नहीं आ रहा था तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, बिग बॉस कर लेती हूँ। पैसा भी उन्होंने बहुत अच्छा दिया, पर मैंने उनको कुछ नहीं दिया। मैं उनको आज भी कह रही हूँ कि भैया आप मुझे अब फिक्शन दो, मैं वो सारे पैसे वसूल कर आपको दूंगी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं हूँ नहीं ना, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मुझे पॉलिटिक्स नहीं आता। मैं जैसी हूँ वो यूट्यूब पे दिख रही हूँ। सो उसमें अलग तरह के खिलाड़ी चाहिए होते हैं। सो इट वॉज अ रॉन्ग कास्टिंग, कोई और कुछ नहीं है वहाँ पर। और अभी ऐसा लगता है कि जो आगे की जर्नी है उसमें जो अब तक काम है और बीच में क्योंकि आपने गैप लिया, लेकिन वो एक कनेक्शन आप लगातार बना रहे थे, तो इसको जो मेकर्स हैं वो देखेंगे, कुछ अलग तरीके का रोल आप सोचेंगे, क्योंकि टीवी बदल चुका है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ओटीटी भी आ गया है, बदलाव आप देख रहे हो, तो क्या उस बदलाव को देखते हुए रोल्स भी वैसे मिलेंगे, आप सोच रहे हो? नहीं, सच बताऊं तो मैंने ये भी नहीं सोचा था कि आज हम लोग बैठकर इस बारे में बात करेंगे। ये इत्तेफाकन हुआ है। ये तो मैं अपने YouTube पे बनी हुई हूँ और YouTube पे मैं हर कुछ शेयर करती रहती हूँ। लोग कब क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, दूसरों के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं अब रेडी हूँ। और ये जो ब्रेक था वो अनचाहा ब्रेक था, वो नेचर का ब्रेक था। अब नेचर कॉल कोई नहीं रोक सकता, तो नेचर का क्या रुकावट आएगा उसको भी हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। बट या आजकल काम बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब इंडस्ट्री पूरी बदल गई है। मुझे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होगी क्योंकि मैं 5 साल के ब्रेक के बाद काम करूँगी। तो मैं बस प्रे कर रही हूँ कि मुझे डायरेक्टर, मुझे कहानी ऐसी मिले जिसमें यू नो मैंने जो किया है उससे थोड़ा अलग हो, और जिसमें एज एन एक्टर मुझसे वो सारी चीज़ें निकलवाई जाएं जो मैंने अब तक परफॉर्म नहीं किया है। सो लुकिंग फॉर अ गुड स्टोरी एंड गुड प्रोडक्शन। आजकल तो ओटीटी भरा पड़ा है अच्छे कामों से, तो कामों की तो कमी नहीं है। आई एम श्योर अभी चीजें शुरू हो गई होंगी, बातचीत चली रही होगी, कुछ चीजें तो शुरू हो चुकी हैं। मैंने कहा ना कि काम तो आते रहे हैं, लेकिन रीज़न था जिसकी वजह से नहीं किया। और इस साल दिसंबर तक मैं अभी भी कोई प्रोजेक्ट नहीं ले रही हूँ। ये प्रोजेक्ट लेने का जो सिलसिला है या जो मीटिंग का है या काम मांगने का काम है, ये अगले साल से शुरू होगा, क्योंकि दिसंबर तक मैं अपनी स्टडी में हूँ। मेरी कमिटमेंट इस तरफ ज़्यादा है। क्या पढ़ रहे हो आप? मैं पढ़ रही हूँ इंडियन साइकोलॉजी। पर एक शिकायत है मुझे आप लोगों से भी। जब भी मैंने मेंशन किया, मैंने कहा इंडियन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी सबको बड़ा अच्छा लगता है, इंडियन को क्यों इतना छोटा समझते हो, इंडियन छोड़ देते हैं, साइकोलॉजी लिख देते हैं। मैं भारतीय मनोविज्ञान पढ़ रही हूँ और उसकी वजह से मैं आज खड़ी हूँ, ठीक हूँ, पहले से बेहतर इंसान हूँ, लाइफ को अच्छे से जी रही हूँ। सीखा है बेसिकली मैंने लाइफ को जीना कैसे है, ये सीखा है भारतीय मनोविज्ञान से। और भारतीय मनोविज्ञान के बारे में शॉर्ट में अगर बताऊं तो मेरी री एजुकेशन चल रही है, री एजुकेटिंग आवर अनकॉन्शियस माइंड, ये चलता है हमारे पढ़ाई में। पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया भारतीय मनोविज्ञान से आपको? मेरे टीचर हैं, उनको मामा जी कहती हूँ मैं, और वो बहुत ओपन नहीं होते, सो उनको मैंने जगत मामा जी का खिताब दिया है, जबकि वो मेरे रियल मामा जी नहीं हैं। कभी कभी यूट्यूब में भी दिखे होंगे। तो उनके साथ मैं अभी थोड़ा थोड़ा एक चैनल, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रही हूँ, मन की पाठशाला। तो उस पर मैं इंडियन साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना चाह रही हूँ, और मैं कैसे ठीक हुई हूँ वो जर्नी छोटी मोटी मैं वहाँ पे आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए वो मैं चैनल क्रिएट करना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर लेटेस्ट फैशन बना हुआ है, हर तीसरे व्यक्ति को हो रहा है। सो या मामा जी मेरे टीचर हैं और आज भी उनके साथ मैं पढ़ाई कर रही हूँ। वो अपने आप में एक इंस्पिरेशन होगा दूसरों के लिए, क्योंकि ये ऐसी कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है, बहुत परेशानी है। ये मन का रोग है बेसिकली, जिस भी बीमारी का दवा नहीं है। बेसिकली पहले तो मन में ही एक बीमारी आती है और फिर बॉडी उसको सिम्टम के तौर पे दिखाता है। तो मन अगर स्वस्थ है तो बहुत कुछ स्वस्थ हो सकता है। सो मन को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है ये बचपन से हम लोगों को सिखाना चाहिए। अच्छा फील होता है, बुरा फील होता है,
भैया अगर आप घोड़ा घर में रखे हो तो घोड़े की सवारी आप सीखते हो ना। मन हमारे भीतर है, हम सबके भीतर है, हम आपसे बात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, आप सबसे जुड़े हुए हैं, लेकिन मन की सवारी किसी को नहीं आती कि उसको कैसे, या फिर मन को सुनना नहीं आता। तो मैंने ये कला सीखा है कि मन को कैसे सुनो। कोई पूछता है आपका क्या प्लान है, मैं कहती हूँ नो प्लान, सिर्फ अंदर को सुनना शुरू किया है और जो वो कहता है अब मैं वो करती हूँ। सो ये पढ़ाई मुझे लगता है हर किसी को करनी चाहिए। एक्टर्स में बहुत सेंसिटिव होते हैं, हर कोई सेंसिटिव होता है, लेकिन एक्टर्स का इमोशनल जो वो है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको इनएक्ट करना है बहुत वो, लेकिन जब इस तरीके की जर्नी है, आप खुद उस पे आप चल रहे थे, इन इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया? अब आप कंट्रोल कर पाते हो, रोते हो, कैसे करते हो, मेरे को बताओ रियली। बिल्कुल कंट्रोल नहीं करती, अब मैं वही करती हूँ जो हो रहा होता है। ये कंट्रोल ही तो सारी फसाद की जड़ है। मन जैसा कहता है वैसा अगर हम करें, अगर हम हमारे मन की सुने, तो मुझे लगता है इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे लगता है रोना बड़ा ही नॉर्मल और सहज प्रक्रिया है, रो लेना चाहिए। लड़कों को भी रोना चाहिए। ये जिन्होंने भी ट्रेनिंग दी है ना कि लड़के नहीं रोते, रोती सिर्फ लड़कियां हैं, बड़ा गलत ये एजुकेशन है। अगर गुस्सा आता है, नहीं नहीं मुझे नहीं आता, अरे आता है भाई, मैं गाली गलौज भी करती हूँ। और मैं सच बताऊं तो फादर के डेथ के बाद मैं रोई नहीं थी। डॉक्टर्स ने कहा था अगर ये रोएगी नहीं तो ये बीमार और पड़ती जाएगी, इसको रुलाओ। मेरे पास कोई भी आता ना गले लगकर मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि भाई तुम्हारे फादर की डेथ हो गई है, यू शुड क्राई, बहुत तरह की का कोशिश करते, मैं उनको कंधे पे ऐसे करती, इट्स ओके, सब ठीक है, सबके साथ होता है। मतलब एकदम ड्राई हो चुकी थी मेरी इमोशन। जब मौत और बीमारी को आप इतने करीब से देखते हो और जिंदगी को आप करीब से देखते हो, एक मौत होती है या जो सिचुएशन आता है तो आपके बहुत सारे चेहरे सामने दिखते हैं, रिश्तेदारों के, फ्रेंड्स के, कुछ भी। वो मेरे लिए बड़ा एक क्वेश्चन मार्क सा था। मेरे लिए पापा की डेथ के पहले लाइफ वाज लाइक अ पापा की परी, सब कुछ अच्छा है, पापा सब कर रहे हैं, वो लाइफ थी। पर जाने के बाद जो दिख रहा था वो मैं थोड़े स्ट्रेंज में थी कि मुझे सब रियलिटी में देख रही थी। मैं एक सिनेमा देख रही थी बेसिकली, जो बड़ा खुशहाल पिक्चर नहीं था। तो वो देखना मुझे सदमा दे रहा था। तो मेरे लिए मेरा टीचर जिसको कहेंगे वो पापा की डेथ, पापा की बीमारी एंड मेरी बीमारी, ये मेरे लिए गुरु बना है। और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स इंडियन साइकोलॉजी, और फिर मैं जुड़ी हूँ बिहार स्कूल ऑफ योगा से। बिहार स्कूल ऑफ योगा, वहाँ मैं जाकर महीने महीने रही। तो ये सब पैकेज है मुझे फिर से चार्ज करके फिर से दोबारा खड़ा करने के लिए। मेरे अंदर बहुत कुछ बदल गया है, मशीनरी चेंज हो गई है अंदर। वो मेरे अकेले के बस की नहीं थी। वो सब जो एंशियंट जितने भी हमारी पद्धतियां हैं, जैसे न्यूरोथेरेपी, मैं एक सब्जेक्ट न्यूरोथेरेपी भी पढ़ रही हूँ, जो हेल्दी बॉडी की तो हम लोग बात करते हैं, लेकिन हेल्दी बॉडी तो हेल्दी ऑर्गन से होगा। तो न्यूरोथेरेपी ऑर्गन्स पे काम करता है। जितने भी डैमेजेस हुए हैं इन पिछले 15-20 सालों में, मैं उसको रिपेयर कर रही हूँ और साथ में सीख रही हूँ ताकि मैं कभी किसी और के भी काम आ सकूँ। और आई एम श्योर जो बिहार से लेके मुंबई की ये जर्नी है बहुत स्मूथ रही नहीं होगी। अगर आपका कोई यहाँ पर गॉडफादर नहीं है तो बहुत आसान रहती नहीं है। जैसे कि आप बता रहे हो, दोस्त भी ऐसे होते हैं जो जब तक खुशियां हैं, जब तक अच्छी चीजें हैं, तब तक साथ रहते हैं। इस जर्नी को लेकर क्या कहोगे? कैसी जर्नी रही है आपकी ये? ब्यूटीफुल, अमेजिंग, क्योंकि हमेशा बताओ ना शुरुआत से कैसे आए, क्या हुआ? हमेशा सुंदर सुंदर चीजें या बर्थडे पार्टीज और यही सब चीजें नहीं सिखाती हैं। ये तो सिर्फ भुलावा है। हम मुंबई कैसे आए पहले वो? ओके, तो पटना से दिल्ली तो आ गई थी। दिल्ली में मैं शॉर्ट में ही उसको ख़त्म करूँगी कि मेरी दीदी थी, वो फैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी। मैंने कहा मुझे भी कुछ करना है, लेकिन क्या कहती, मुझे तो अभिनय का भी नहीं पता था। मैंने सिर्फ बोला कुछ तो करना है, लेकिन वहाँ जाके पता करूँगी कि मुझे क्या करना है। तो फादर को कन्विंस किया, फादर भी कन्विंस हो गए। पर मेरे पापा भी बहुत स्मार्ट थे, वो इसलिए कन्विंस हो गए कि एक बेटी अकेली वहाँ रह रही है, उसको कंपनी मिल जाएगा। तो दीदी फैशन डिज़ाइनिंग करती रही, मैं मंडी हाउस के चक्कर काटती रही। पर एनएसडी में कभी हिम्मत नहीं हुआ कि मैं वहाँ अप्लाई भी कर सकूँ, क्योंकि मैंने कभी अपने आप को उस लेवल पे पाया नहीं कि मैं अभिनय
की शिक्षा लेने के लिए वो जो सर्टिफिकेट और ये सब जो होती हैं, और मैं इतनी टॉकेटिव नहीं थी, इतनी मतलब कहेंगे इंट्रोवर्ट कह सकते हैं, बहुत दबी हुई लड़की, जो पांचवी बेटी घर की होती है कैसी होती है, उसको अपना सपना भी नहीं पता होता है। तो मैं उन बच्चों में से थी, इसलिए कुछ खुलकर बहुत सामने नहीं आ पाई मैं इनिशियल स्टेज पे। फिर बस नेचर ने, प्रकृति ने मुझे उन लोगों से मिलवाया जिनकी वजह से अभिनय शुरू हो पाया, जिसमें फ्रीलांसिंग में कहूँगी झोला लटका के मंडी हाउस में जिस ग्रुप में ड्रामा करने का मौका मिला, वीके शर्मा जी उनमें से एक हैं जिन्होंने मुझे पहला चांस दिया था। मैं पहले प्ले में अपनी लोमड़ी बनी थी, चालाक लोमड़ी और बहुत अच्छा हुआ था वो। लड़कियों के साथ तो और भी बहुत सारी परेशानियां है ना मुंबई जैसे शहरों में, आपने डिटेल में बताया भी है कई सारे आर्टिकल्स में, कास्टिंग काउच की का भी जिक्र किया है। मैं फिर से एक बात कहूंगी, दैट इज नॉट कास्टिंग काउच, दैट इज मोर देन कास्टिंग काउच। हम बात करते हैं नेपोटिज्म की, हम बात करते हैं कास्टिंग काउच की। हम ये नहीं सोचते कि इस इंडस्ट्री में वो सी ग्रेड फिल्में भी बनती हैं, वो कहाँ बनती हैं, वो एक्टर्स कौन होते हैं, क्या वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं या उनके साथ कुछ धोखे से हो रहा है। मैं उस इंसिडेंट के बारे में शेयर कर रही हूँ कि भैया एक तीसरी चीज भी है जो है हिडन इंडस्ट्री, जो हम हंसते तो हैं छोटे छोटे शहरों की, कैसे कैसे फिल्म में ये लड़कियां काम करती हैं। नहीं, सारे लोग काम नहीं करते हैं, कुछ लोगों को धोखे से करवाया जाता है। मैं उस धोखे में फंसते फंसते बची हूँ। ऑडिशन के नाम पर, मीटिंग के नाम पर बहुत कुछ यहाँ होता है, उस बारे में मैंने शेयर किया है। और फैक्ट ये है कि ये जो बीमारी की वजह से जो मैं अपनी साइकोथेरेपी कर रही थी और जिसमें हम विजिट करते हैं अपने पास्ट लाइफ को, मतलब खुद के ही साथ जो हुआ है, नॉट लाइक पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात नहीं कर रही हूँ, बड़े होश में होता है ये। तब मैंने वो सारा रिकॉल किया और मैंने कहा दैट वाज रियली पेनफुल, दैट वाज डेंजरस, और वो एक क्राइम है। आपके बिना जाने आपको नशा देकर आपके साथ कोई फिल्म बना ले, ये कास्टिंग काउच नहीं है। कास्टिंग काउच में आपको अधिकार है हाँ या ना बोलने का, लेकिन यहाँ तो आप फंस गए, और एक बार फंस गए तो वहां आप बच नहीं सकते। आपकी ऐसे फिल्म बन गई, आप क्या करोगे? आपको फिर ब्लैकमेल किया जा सकता है। पर दुख की बात यह है कि ऐसे इंडस्ट्री में मुझे एक वेल नोन फेस दिखा जो आज भी इंडस्ट्री में है, और मुझे आज भी सवाल है कि वो इंसान इन सब स्टोरी के पीछे क्या कर रहा था। बिकॉज मैं जिस कास्टिंग के लिए वहां पे बुलाई गई, एक कोऑर्डिनेटर अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, लेकिन जो मेन चेहरा दिख रहा था, जो ऑडिशन ले रहे थे, वो बड़े डायरेक्टर थे जो आज भी हैं, और जो वहाँ पे ऑडिशन दे रहे थे उसमें बहुत सारे वेल नोन फेस भी थे। तो मुझे जैसा आज समझ में आता है कि ऑफ कोर्स वहाँ दो तरह की कास्टिंग हो रही होगी या हो रही थी। मैं जिस कास्टिंग के लिए थी वो बहुत ही डेंजरस था, क्योंकि जब वहाँ पर शायद मैंने इस बारे में और भी बात किया है, पर आपके साथ बात हो रही है इसलिए मैं दोबारा दोहरा रही हूँ कि वहाँ पे ऑडिशन हुआ और उन्होंने मुझे कहा कि पहला राउंड आपका क्लियर हो गया, सेकंड राउंड और होना है। सो नर्वसनेस सेकंड राउंड की थी, इस बात की नहीं थी कि सेकंड राउंड में क्या होगा। सेकंड राउंड में था कि अरे यार अगर सेकंड राउंड भी नहीं निकला तो फिर मतलब रोल कैसा था? कुछ पता ही नहीं चला। रोल के बारे में बताया? नहीं, आपकी शुरू में इतनी हैसियत नहीं होती है कि आप पूछो स्क्रिप्ट क्या है, रोल क्या है, को एक्टर्स क्या है। आपको बस एक मोनोलॉग जैसा दिया जाता है, आप वो बोलते हो और आपका कास्टिंग होता है। अभी क्या सिनेरियो है मुझे नहीं पता, मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ, 2008 की। तो वो हो गया और बोला कि कुछ स्क्रिप्ट देनी है आपको, आप वो ले लीजिए और थोड़े मीटिंग वीटिंग डायरेक्टर के साथ कर लेते हैं, चलिए। तो मेरे अंदर आया कि डायरेक्टर तो अंदर हैं, फिर यहाँ तो मुझे इतना नहीं था कि क्या हो रहा है, असिस्टेंट डायरेक्टर हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है। मुझे मीटिंग के लिए मैं चली गई। ओशीवरा में एक रेस्टोरेंट है जिसमें मैं उसके बाद से दोबारा कभी नहीं गई हूँ। उसमें ऊपर नीचे आप जानते हैं, मुझे लगता है काफ़ी लोग जानते हैं, पर आप जानते हैं मैं नाम क्यों नहीं ले रही हूँ, लीगल इशू आ सकते हैं। सो मैं ऊपर गई, मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी बेनी। हम लोग एक दूसरे के साथ हर जगह जाते थे क्योंकि नए नए थे और हमने कहा था कि भैया
जहाँ तेरी मीटिंग है भले ही वो 4 घंटे लगे मैं जाऊंगी। मैं उसके शूट पे जाती थी, वो कोरियोग्राफर थी, उसके लिए आई थी। डांस हो रहा है, पूरी पूरी रात वहां पे वो अपना काम कर रही है और मैं भैया वहां बैठ करके उसकी पहरेदारी कर रही हूँ। कहीं ना कहीं आप दोनों को एम था कि इंडस्ट्री में क्या हो सकता है, इसलिए एक प्रोटेक्शन के लिए एक शील्ड हम था। तो टैक्सी रिक्शा हर से सब चीज से सतर्क होते थे कि भैया 8 रुपए का ही मीटर है ना। हमको लगता था मुंबई में सब लोग बेवकूफ बनाते हैं और हमको सतर्क रहना है, क्योंकि हर तरीके से हम छोटे शहर से आए हैं, हमको बेवकूफ नहीं बनना है। और वो मेरे साथ जाती थी, तो हम दोनों गए वहां पर। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया और उस फेंटा था वो कोल्ड ड्रिंक। हम नहीं पी रहे थे क्योंकि हमने ये अपना बोतल, अपना छाता, अपना खाना लेकर चलने की एक रिचुअल बनाई हुई थी। पर कई बार इस सिचुएशन आप भी देखिएगा, आप आए हैं और मैं पानी ऐसे ऑफर करूंगी कि आपको प्यास नहीं लगेगा, लेकिन आप एक घुट पी के खत्म करोगे कि चलो यार। तो वैसे करते करते कोल्ड ड्रिंक मैंने हाफ पिया, बेनी ने भी पिया। और हमने वो जब गए तो बेनी ने भी कहा कि अच्छा थोड़ा सा। तो हम लोगों ने ये सब बात करके आधा पिया और उन्होंने कहा ठीक है, आपको दोबारा कॉल आएगा, आप फिर आ जाइएगा ऑडिशन के लिए, थोड़ी देर में हम कॉल करते हैं। मैं घर गई, मुझे फील होना शुरू हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं थोड़ा सा सेंस से अपने जा रही थी, मुझे एकदम कंट्रोल नहीं किया था, बेहोश नहीं हुई थी, बट जो भी कर रही हूँ एक खुमारी थी। खुमारी का वर्ड पता नहीं कितने लोग समझते होंगे, लेकिन जब आपका कंट्रोल आपके जुबान या अपने बॉडी पर नहीं होता है। तो मैंने कहा यार बेनी कुछ था क्या है? उसने बोला नहीं मुझे तो ऐसा फील नहीं हो रहा है। मैंने कहा यार मुझे क्यों लग रहा है? तो वो हंसी, बोले कि हम लोग इतना बात करते हैं ना इन सब चीज़ों के बारे में, तो तेरे को मेंटली लग रहा है कि कुछ मिला हुआ है, कुछ मिला हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है और मैं हूं ना। मैंने कहा हाँ ठीक है। एग्जैक्टली 45 मिनट बाद कॉल आया कि आपका सेकंड राउंड है। और बहुत एक्टिंग करते हैं वो लोग, हाँ, जैसे पता नहीं कौन सी बड़ी एक फिल्म मिल गई हो। अच्छा स्क्रिप्ट भी कुछ समझ में नहीं आया, मुझे तब भी लगा देख कर कि ये कैसा स्क्रिप्ट है यार बेनी। तो बल्कि शुरू में इतना चूजी नहीं होते हैं, छोटे काम से ही बड़ा काम मिलता है। ठीक है, बस सेकंड राउंड के लिए हमको उस जगह पे नहीं बुलाकर हमको बुलाया गया चार बंगला महाडा। और वो थैंकफुली उस समय दिल्ली में मेरे एक राखी भाई हैं, राजू दादा, मैं उनको दादा बोलती हूँ, वो आए हुए थे। तो उनको मैंने कहा राजू दा आप मेरे साथ चलोगे क्या, चार बंगला महाडा जाना है एक ऑडिशन के लिए। तो होता है ना कि अरे चार बंगला महाडा में ही वहाँ चल चलते हैं। तो रिक्शे पे हम 3 लोग सवार हुए और पहुंच गए जी सेकंड राउंड के लिए। अब जब वहाँ मैं गई, वो इतना भयानक दृश्य था। वो फिल्मों में ही मैंने देखा होगा, वो रियलिटी में मैंने नहीं देखा था। बहुत ही गंदा सा था। और एक जगह पे हम 3 बैठ के, कुछ और भी लोग थे, लेकिन बैकग्राउंड थोड़ा अजीब लग रहा था और हम एक दूसरे को बस देखे जाते। तब तक सामने एक दरवाज़ा खुला और उसमें एक बेड था और बेड पे बिस्तर बिल्कुल वैसे था जैसे यूज्ड बेड होता है। और एक यंग सी लड़की थी जिसमें 16 से 18 के बीच में, आई डोंट नो, वो बिल्कुल सेंस में नहीं थी, बेहोश भी नहीं थी। और ऐसा लगा कि जो भी वहाँ पे होना था, कुछ शूटिंग वूटिंग हुई है, वहाँ लाइटिंग वाइटिंग थी, लाइट था। रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे आशीष और मैंने, बस तीनों ने देखा और समझ गए कि गड़बड़ है, यहाँ से निकलना है। तब तक वो कोऑर्डिनेटर कहने वाला आदमी आया और उसने जो मुझे झाड़ना शुरू किया कि बॉयफ्रेंड लेकर चलती है। मैंने कहा भाई है मेरा, क्योंकि बहुत देखे ऐसे भाई। मतलब लिटरली वो इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग था और उनकी पूरी टीम थी वहाँ पे, लोग और भी थे। हमने कहा यहाँ उलझना नहीं है। राजू ने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करते। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, बैग उठाए और वहाँ से जो पतली गली से हम निकले, उसके बाद हमने कोई रिवोल्ट या कहीं इस बारे में बात नहीं की। तकलीफ़ है इस बात की कि मैं नहीं कर पाई इस बारे में बात, क्योंकि आप जब शुरू में आते हो तो आपको 2 तरह का नहीं 50 तरह का डर होता है कि सबसे पहले आप ऐसी बात करोगे तो आप हो कौन जो आपको सुनने वाला है। दूसरी, आपकी फैमिली वाले आपको बुला लेंगे कि इंडस्ट्री सही नहीं है, तुम वापस आ जाओ। मैं पुलिस कंप्लेन नहीं कर पाई। वो मुझे आज भी जब मैं सोचती हूँ तो मुझे थोड़ा हॉन्ट करता है कि काश मैंने वो हिम्मत उसमें दिखाई होती। पर फिर मुझे लगा कि जिस काम में उतना बड़ा नाम का चेहरा हो, वहाँ मैं क्या ही कर पाती। आई वॉज नो वन। आज शायद मैं बात करूँगी तो पुलिस या मीडिया सुनेगी, उस टाइम पे कोई नहीं सुनता।
और ऐसी चीज़ें मुझे लगता है कि हिला के रख देती है। मुझे महीने 2 महीने 1.5 महीने तो एटलीस्ट लगे थे कि मैं ऑडिशन के लिए नहीं जाती थी। 4 बंगला में तो मैं बिल्कुल नहीं एंटर करती थी। वो एक मेंटल शॉक होता है जिससे आप निकल नहीं पाते हैं बहुत दिनों तक। तो शुरू शुरू में मुझे 2 ऐसे बहुत मेजर शॉक मिले थे और बस ये दुख है कि आज भी वो चेहरा इस इंडस्ट्री में है, काम कर रहा है और इस तरह के काम शायद आज भी हो रहे हों। वो फिर कभी आपसे टकराए, वो सो कॉल्ड जो बड़े डायरेक्टर? नहीं, नेवर एवर, क्योंकि मैंने अपने आप को ये चीज़ समझा दिया था मुझे क्या करना है। मुझे ये क्लियर नहीं था क्या, पर मुझे क्या नहीं करना है ये बहुत क्लियर था। मैं डेस्परेट नहीं थी काम के लिए। मैं छोटे शहर से हूँ, कोई बात नहीं, मैं वक्त लगेगा, कोई बात नहीं, छोटा पर्दा मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए फिल्म हो या टीवी हो या स्टेज हो, उस टाइम की बात करिए, उस टाइम पे ओटीटी नहीं था। मेरे लिए था कि मेरी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं खुशहाल लड़की थी, हमेशा से काम करके, पापा माँ का होता है ना कि एक सपना पूरा करना कि मैंने बड़ा काम किया, इन सब चक्करों का मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। रतन, पहला तो स्ट्रगल यही होता है छोटे शहर से, खासकर लड़की होकर, कि अपने घर वालों को मनाना, ऐसी फील्ड में आना जिसके बारे में ऑलरेडी इतनी सारी चीजें फैली होती हैं। अब वो मिथ तो है नहीं क्योंकि आपने खुद झेला है उस चीज को। लेकिन दूसरी ये भी बात है कि एक वो जब इस तरीके का कोई शख्स मिलता है जो कि एक ठीक ठाक ओहदे में है और वो आप देख रहे हो कि दबी जबान से सब पता होता है, सब बात कर रहे थे, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता, सिर्फ इस डर से कि आपके ऊपर एक टैग लग जाएगा कि आप इतना ज्यादा ओपिनियटेड हैं या आप खुलासा करते हैं इस तरीके से। क्यों नहीं ऐसे लोगों को, ये सो कॉल्ड जो लोग हैं, इनको सामने लाया जाए? बाकी लोग क्यों नहीं करते? आप भी तो कर रहे हो, या बात बहुत सारे लोग हैं जो इस बारे में बात करते हैं। कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जो एक्सप्लॉइट हो जाती हैं इन सब चीजों की वजह से। आप देखो ना, मैं अभी नाम कहाँ ले रही हूँ, क्योंकि उनके सामने हम बहुत छोटे होते हैं। पहली बात, उनका वो घर है, मतलब बॉलीवुड उनके लिए घर है। हम तो एक कह सकते हैं कि यात्री की तरह आए हैं, छोटा सा टाइम बिताएंगे और फिर चले जाएंगे। और इस छोटे टाइम में हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। ब्रेड एंड बटर तक की बात आ जाती है। मैं अपनी नहीं, मैं सबकी बात कर रही हूँ कि ये भी एक कारण होता है कि कोई दूसरा नहीं बोल रहा है तो मैं क्यों बोलूँ। होता तो सबके साथ, ऑलमोस्ट सबके साथ होता ही है। और मुंहफट एक्टर को काम नहीं मिलता, ये सबको पता है। लेकिन उनको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर किसी के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने कास्टिंग काउच के बारे में कभी बात नहीं की है, क्योंकि वहाँ पे एक मर्जी आती है। मैंने ना किया है, लेकिन मैंने नाम कभी नहीं लिया है, क्योंकि मुझे लगता है जहाँ लड़का है, जहाँ लड़की है, इस तरह के ऑफर्स आते रहेंगे। आपको बस वो अधिकार होना चाहिए ना कहने का। आपके साथ धोखा नहीं होना चाहिए, कोई भी फिजिकल वायलेंस नहीं होना चाहिए। तो मैं इन सब चीज़ों को बड़ा ही छोटा समझती हूँ। कास्टिंग काउच को मैंने बहुत बड़ा ये कभी नहीं बनाया है। रही बात इस तरह की जो हिडन इंडस्ट्री है, जो सी ग्रेड काम कर रही हैं, मुझे लगता है ये हमारी कमी है। हम क्यों नहीं सोचते, बीइंग ऑडियंस, बीइंग जो सोसाइटी है हमारी, वो क्यों नहीं सोचती कि यार ये कौन एक्टर्स होंगे जो ऐसे काम करते हैं? क्या इसके, ये तो क्राइम है ना, इसके बारे में पता लगाना चाहिए। ये हमारा काम नहीं है, ये क्राइम डिपार्टमेंट का काम है। मैं तो आज बस एक बात कही हूँ, क्या इस पर कुछ होगा, कोई एक्शन लिया जाएगा? शायद, मतलब शायद कभी 1%, मैं कह रही हूँ 0.1%। लेकिन रतन, आपने देखा मी टू मूवमेंट, हम एक चैनल में थे, हमने बहुत पुरजोर तरीके से उन सब चीज़ों को उठाया था। जो विक्टिम्स थे उनकी कहानी लेकर आए थे, लेकिन धाक के 3 पात कुछ नहीं हुआ। और इंडस्ट्री उन्हीं लोग के साथ काम करती है। आप टीवी के डायरेक्टर की बात कर रहे हो, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और बहुत सारे लोगों के बारे में सबको पता है क्या चीज़ें चल रही हैं, लेकिन कुछ बदलाव तो दिख नहीं रहा। आपको दिखता है कुछ बदलाव? मुझे लगता है हम दूसरों को तो नहीं बदल सकेंगे, हमको खुद को ही बदलना होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बदलाव ऐसा आया है। और मैं एक बात कहूँगी, उर्फी जावेद का मैं कहीं इंटरव्यू सुन रही थी जिसमें उसने डर वर्ड का कहा था कि क्राइम तब तक नहीं रुकेगा जब तक डर ना आए। तो इंडस्ट्री में तो ये बात, ये तो बड़ा ओपन, ये कॉन्फिडेंट, सब लोग को अब ये हो गया है कि हाँ पता चल गया तो क्या हुआ, कोई डर नहीं है।
लोग अब भी उनकी फिल्म्स देखते हैं, लोग अब भी उनके साथ काम करना चाहते हैं डेस्परेटली। तो कैसे बदलाव आएगा? उनको इस चीज़ का साइड इफेक्ट पता ही नहीं है। जैसे हमको बीमारी का साइड इफेक्ट पता है तो हम डरते हैं बीमार होने से, पर उनके लिए तो बस आई गई बात हो गई ना, आया राम गया राम। और ये टैग्स भी बहुत खतरनाक होते हैं कि मतलब टीवी पहले तो बहुत होता था, अभी फिर भी थोड़ा बदलाव हुआ है ओटीटी के आने से। ऐसा कुछ रहा नहीं है क्योंकि कई सारे टीवी एक्टर्स जो बहुत कमाल है, टीवी एक्टर्स और फिल्म एक्टर्स, ये मैं खुद मुझे गलत लगता है, एक्टर तो एक्टर होता है। ये बहुत आपके साथ भी और बहुत सारे आपके दोस्तों के साथ हुआ होगा कि वो टैग लगा देते हैं कास्टिंग वाले भी कि आपने टीवी बहुत किया हुआ है तो आप फिल्म्स में वो एक तरह की एक्टिंग ही कर सकते ये कॉमन है, ये होता है टीवी एक्टर्स के साथ। बावजूद इसके मुझे ऑफर्स आए हैं, लेकिन अनडाउटेडली हम टीवी एक्टर्स को मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। जैसे अगर टीवी से फिल्म में स्विच करना है तो एक गैप तो लेना पड़ता है ताकि वो टीवी फेस लोगों को भुला जाए और फिर वो फिल्म में लॉन्च हो। तो यह पर यही रूल है, मुझे अब लगता है कि ऐसा ही है, इसको मैं स्वीकार कर लो, उसमें ज़्यादा बेहतरी है। इसके अगेंस्ट मैं जाकर कुछ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो भी अगेंस्ट गया है मुझे लगता है कि वो चला ही गया है। हाल फिलहाल में ना काफी पिछले कुछ सालों में खासकर सुशांत के बाद में कंगना ने नेपोटिज्म पे बहुत बात की, बहुत सारे लोगों ने बात की। ये नेपोटिज्म टीवी इंडस्ट्री में पता नहीं कितना है, फिल्म्स में तो बहुत इसके बारे में बात होती है। आपने कभी इसके बारे में फेस किया है? कभी किसी जानने वाले से इसके बारे में पता चला है? क्या आपके क्या विचार हैं नेपोटिज्म? सॉरी, लेकिन नेपोटिज्म के बारे में मैं बहुत ज़्यादा अगेंस्ट नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये वर्षों से चला आ रहा है। राजा का बेटा राजा बनेगा। पॉलिटिशियन के घर में देखिए, पॉलिटिशियन फिर आते ही आते हैं, तो ये तो चलता आ रहा है। मुझे लगता है कि अगर दम है, एक एक्टर में दम है, तो ऑडियंस के सपोर्ट से वो टिकेगा, वरना फिर वो भी वही फेस करेगा जो नॉर्मल लोग फेस करते हैं। सो ठीक है, क्यों नहीं वो आए अगर उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। मैं कहूँगी स्ट्रगल हमारी ज़्यादा है, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है, तो स्ट्रगल हमारा ज़्यादा है। अब उनको ये गॉड गिफ्ट मिला है कि वो एक डायरेक्टर के घर में आए हैं या वो एक एक्टर के बेटे या बेटियां हैं और उनको बचपन से ट्रेनिंग मिली है, सो उनकी किस्मत है। लेकिन रतन, आपने थिएटर में काम किया, इतनी मेहनत की है, एक्टिंग पे काम किया, आपने आपको पूरी तरीके से पॉलिश किया है। वहीं कोई एक बड़े डायरेक्टर का, एक्टर का बेटा या बेटी आती हैं जिनके डिक्शन से लेके बहुत सारी प्रॉब्लम है, आपको पता है लोगों के साथ ये है, लेकिन वहां पर जब आपको सेम पेडिस्टल पे रखा जाता है और आपके मौके को रोक दिया जाता है, तब क्या कहोगे आप? मैं ये कहूँगी कि वो जो तराजू है ना, वो तराजू को थोड़ा सुधारना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे अभी भी मुझे एक फिल्म की ऑफर आई है, बट उस पर टाइम नहीं है, वो अगस्त में शूटिंग है। मैं कैसे कर लूँ? मैं 5 साल से गैप लिया हुआ है, मुझे एक समय चाहिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, मुझे वर्कशॉप्स चाहिए उसके लिए। लेकिन वो, आप तो अच्छे एक्टर हो, आप कर लोगे, बट क्या बाकी एक्टर्स के साथ ऐसा हो रहा है? बाकी एक्टर्स प्रिपेयर्ड हैं बिकॉज वो वेल नोन फेस हैं। कुछ तो एक्टर्स मतलब बैकग्राउंड के हैं जिनका फिल्म नहीं भी चल रहा है तो उनके वर्कशॉप्स चलते रहते हैं। तो हमें वो मौका, या हम पर उतना काम नहीं किया जाता है जितना ऑफ कोर्स एक एक्टर के ऊपर, जो एक्टर के बच्चे होते हैं उन पर सालों साल काम चलता रहता है। हम तो इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते, पहली बात, क्योंकि हमें कमाना भी है। और पर फिर भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। उनकी किस्मत उनकी है, मेरी किस्मत मेरी है। मेरा स्ट्रगल मुझे एज अ ह्यूमन बहुत कहीं और पहुंचाता है, उनको कहीं और पहुंचाता है। मैं ना हमेशा अपने, आपके जैसे जितने दोस्त हैं जो अपने दम पे कुछ कर रहे हैं, उनके साथ जब बात करता हूँ तो मेरे को ना जनता से भी थोड़ी कोफ्त रहती है। मैं उनसे कहता हूँ कि आप हमेशा नेपोटिज्म और ये सब पे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को गाली देते हो, लेकिन क्या होता है जब आपके जैसे बहुत सारे ऐसे, इवन सुशांत था, मैं विद्युत को जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, स्टार्स हैं जो जिनका इंडस्ट्री में कोई नहीं है,
लेकिन जब उनकी फिल्म उनके दम पर आती है, सोलो फिल्म आती है, तो कितने हम लोग जाते हैं देखने के लिए अपनी टिकट का खर्च करके। अब वहीं कोई बहुत बड़ा स्टार होगा, उनके बच्चों की फिल्म आएगी तो उसके पीछे ऐसा क्रेज होता है, तो कहीं ना कहीं जनता भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। देखिए, जनता जिम्मेदार हमेशा बॉलीवुड को देती है कि वो ऐसा दिखा रहे हैं, लेकिन वो सोसाइटी को नहीं देख रहे हैं कि जो सोसाइटी में हो रहा है वही वहाँ दिखाया जा रहा है। उसी तरीके से वो किसको देखना चाहते हैं उसी को तो दिखाया जा रहा है। आज बिना स्टार का कोई फिल्म बिकता है क्या? दो ऐसी फिल्में हैं जो मेरे मतलब बनते बनते रुक गई। क्यों? क्योंकि उसमें कोई स्टार एक्टर, मेल एक्टर नहीं थे। तो ये तो जनता जनार्दन है, उनकी वजह से हो रहा है। लोग बोलते हैं रतन इतना अच्छा बोलती है और बिहार की धरती से है। यूपी बिहार ऐसा है जिसके मतलब वहां के लोगों के ना पॉलिटिक्स रग रग में होता है। कभी जब इतना अच्छा बोलती हैं, इतनी अच्छी वक्ता हैं, तो पॉलिटिक्स में आ सकती है। रतन सच बोलती है और सच बोलने वाले लोग पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते। लेकिन ऐसे लोग की जरूरत है ना। ऐसे एक लोग की जरूरत नहीं है, इसमें एक एक करके घड़ा भरना पड़ेगा। और आप देखिए ना, मैं बिग बॉस का पॉलिटिक्स नहीं संभाली हूँ तो मैं दुनिया का पॉलिटिक्स कैसे संभालूंगी? मैं समाज में रहकर सामाजिक छोटे बड़े काम में हिस्सा जरूर लेना चाहती हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स से जुड़े हुए कई ऑफर्स आए हैं, बहुत सारे पार्टीज से आए हैं, लेकिन मैंने कभी उस चीज़ के लिए हाँ नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगता है मेरी रियलिटी ख़त्म हो जाएगी, मैं कहीं मर जाऊंगी। तो नो टू पॉलिटिक्स। कैसे रोल से इंस्पायर करते हैं आपको? और अभी क्योंकि तमाम तरीके के रोल किए, और जैसा कि मैंने नाम लिया शुरुआत में, रतन ने इतने अच्छे तरीके से उनको निभाया है कि वो छाप छोड़ गए, उनके नाम तक आज तक लोगों को पता है। तो आगे किस तरीके का क्या रेंज देखने वाले हैं? मैं जो रियल लाइफ में रोल अदा कर रही हूँ वो बेस्ट रोल है फिलहाल। इतना ज़्यादा चैलेंज, जहाँ कोई डायरेक्टर नहीं, कहीं राइटर नहीं, कोई लाइट नहीं, काले चश्मे के पीछे छुप करके पूरी दुनिया देख रही हूँ, और इतनी बड़ी बीमारी से खुद को बैलेंस बचाते हुए यहाँ आज बैठी हूँ। तो मुझे लगता है कोई भी ऐसी कहानी जो कुछ कहती हो, जो कहीं मेरे साथ साथ लोगों को भी लेकर जाती हो, सिर्फ पैसा कमाकर घर बैठ गई ऐसा नहीं, वो हो गया। अब लगता है कि कुछ ही साल हैं जिसमें मैं अच्छा काम कर सकती हूँ, क्योंकि लाइफ का जो क्रीम टाइम होता है, समय, मैं कहती हूँ पैसा से कहीं ज़्यादा कीमती समय होता है, और मैंने 5 साल गंवाए हैं। या ये कह लीजिए कि 5 साल में मैंने इंडस्ट्री के अलावा जो कमाई की है, मतलब वो अलग कमाई है, पर इंडस्ट्री से मैं 5 साल दूर रही हूँ, जो कि बहुत लंबा समय होता है। तो मैं अच्छे डायरेक्टर की तलाश में हूँ, अच्छी कहानी की तलाश में हूँ, जो मुझसे वो निकलवाए जो मेरे भीतर अभी भी छुपा हुआ है। कहीं न कहीं शोबिज में ऐसी कहानियां जैसे आपकी है जो इंस्पायर करे। आप बता रहे हो 5 साल तक जनता से दूर थी, जनता भी पूछती है कहाँ रहते हैं। इस पे भी कहानी बननी चाहिए, इंस्पायर करेगी लोगों को। जो आप बोल रहे हो रियल जो आपकी कहानी है उस पे भी बनना चाहिए। मेरी जैसी बहुत सारी कहानियां हैं, और मैं YouTube पे अगर अपनी बनी हुई हूँ और मैं स्टोरी कर रही हूँ हर दिन, मतलब कभी कभी गायब भी हो जाती हूँ 6 महीने के लिए, जब मैं अपने साइकोलॉजिकल प्रोसेस में होती हूँ पढ़ाई के, तो गायब होना पड़ता है। तो वो मैंने इसीलिए YouTube को अब तक एक्टिव रखा है कि मुझे अपना क्लाइमेट देखना है। मैं जब एक एज को क्रॉस करूं और मैं एक देखूं तो क्या ये एक हैप्पी फिल्म मुझे दिखने वाली है, या एक सैड फिल्म दिखेगी, या क्या है, मेरी अपनी कहानी क्या है। तो पैरेलली मेरी जो डेली वीडियोस हैं वो मेरी एक कहानी मैं बुनती जा रही हूँ, जिसमें कोई और नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, और सिंगल लाइफ में कैसे जीती हूँ। तो ये तो मैं जी रही हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। लोग छोटे पर्दे की, बड़े पर्दे की बात करते हैं, YouTube को तो कोई पर्दे पे काउंट ही नहीं करता, पर मुझे YouTube जो है वो बहुत पसंद है। और YouTube पे जब अभी मैं बात करूँगी संदीप भैया की जो TVF का जो शो है, मैंने देखा और मैंने कहा ये UPSC BPSC स्टूडेंट्स के साथ साथ उन सब के लिए है जो फेलियर को समझना चाहते हैं। तो मैं तो दीवानी हूँ TVF की। तो बस फिलहाल यही सब चल रहा है। रतन की जिंदगी पे बुक लिखी जाएगी तो उसका टाइटल क्या? अरे बाप रे, अरे बाप रे, मैंने रिजर्व किया है, इस पे कोई फिल्म में नहीं बनाना, ये मैंने बस कॉपीराइट मेरा है। अरे बाप रे। किससे इंस्पायर?
यार आप इंस्पायर उससे होते हो जिसको आप बहुत जानते हो, और मैं अब तक लगता नहीं है कि अपने अलावा किसी को जान पाई हूँ। तो मुझे खड़ा करने वाला कोई है तो मेरे भीतर की मैं अपने फादर के बारे में भी नहीं बोलूँगी, मैं अपनी मदर के बारे में भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि उन लोगों ने भी बहुत सारा अपना चेहरा मुझसे छुपाया है, परेशानी का, अपने डाउन फेस का, बहुत सारी चीज़ें। तो सच्चाई में देखा जाए मैं उनको भी नहीं जानती, पर मैं खुद को जितना जान पाई हूँ मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, खुद से इंस्पिरेशन भी मिलता है। और मैं जब भी नीचे जाती हूँ तो अपने आप को लपड़िया के फिर से ऊपर करती हूँ कि तूने वो किया है, तूने ये किया है, तो ये भी कर लेगी। गुस्सा आता है? बहुत आता था, लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि गुस्से को कैसे यूज करना है अपनी भलाई के लिए। किस पे आता था? गुस्सा देखा जाए तो मुझे सबसे ज्यादा खुद पर है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम यार बातों से बातें बहुत निकलती हैं। हम बात करते हैं नेपोटिज्म की, हम बात करते हैं कास्टिंग काउच की, हम बात करते हैं हिडन इंडस्ट्री की जो सी ग्रेड फिल्म बनाती हैं। भैया चाइल्ड अब्यूज भी है, आप किसको किसको गाली दोगे? सिर्फ इंडस्ट्री ऐसी नहीं है, चाइल्ड अब्यूज तो घर में ही होता है ना, आपके बहुत ही मतलब आसपास के ही लोग होते हैं। किस किस का गुस्सा मैं बताऊं? जिन जिन लोगों ने मेरा ये मैं बीमार जब हुई और मैंने उसके पीछे बहुत सारे जब इंसिडेंट्स देखे कि मैंने कितना फ्रस्ट्रेशन और कितना कंट्रोल किया है, उन सब का जब गुबार निकाला, लेकिन वो गुबार साइकोलॉजिकल निकाला। बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं इंडियन साइकोलॉजी में, वो सारी प्रैक्टिसेस की हैं और आज मैं बैलेंस्ड हूँ। लेकिन गुस्सा आएगा तो माँ बहन कर दूंगी, अब मैं दबाने वाली नहीं हूँ। और इस गुस्से को दबाने के लिए प्यार की जो अहमियत है वो खास होती है। प्यार की अभी कितनी इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ? बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा। मैं अपने से प्यार करना शुरू किया है तभी तो ठीक होना शुरू हुई हूँ। भाई लड़के लड़कियों प्यार करो, पर खुद से प्यार बहुत ज़्यादा करो, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे ज़िंदगी से प्यार हो गया है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा बॉस। ज़िंदगी बहुत प्यारी चीज़ है, खुद बहुत मैं प्यारी हूँ, मुझे ऐसा लगता है। वो तो है ही। और किसी खास शख्स की अब जरूरत, मतलब अभी वो जगह रखी है या फिर आगे के लिए सोचा है बाद में कभी? वो जगह हमेशा रहता है, वो जब कोई आएगा तो वो जगह ले लेगा। कोई चेहरा नहीं देखा है, कोई प्लानिंग नहीं की है, लेकिन मैं खुश हूँ और इतनी खुश हूँ कि कोई अगर आया तो वो भी खुश ही रहेगा। इसके पहले अगर कोई आता तो वो भाग जाता डर के मारे, जिस टाइम को मैं फेस कर रही थी। इतने सारे लोग जो देख रहे हैं आपको और जो इंस्पायर हो रहे हैं आपकी बातों से, हमेशा अपने यूट्यूब के जरिए, अपने काम के जरिए जिन लोगों को इंस्पायर किया है, उन सब लोगों को क्या बोलना चाहोगे आप? हाँ, मैं क्या बोलूँ यार, जिंदगी बहुत सिखाती है और हर दिन सिखाती है। तो मैंने जिंदगी से, अपनी बीमारी से, इस इंडस्ट्री से सीखा है कि रोज सीखने की बहुत जरूरत है, सीखते जाओ। और कोई एक टीचर नहीं होता, गुरु हर दिन बदलते रहते हैं, हर चेहरा बदलता रहता है। कभी आप कुछ सिखाकर चले जाते हो, कभी कोई इंसिडेंट कुछ सिखाकर जाता है। जो मैं आज शेयर कर रही हूँ, ये सारी जो आज कहानियाँ लगने लगी हैं, बेसिकली दे आर टीचर्स। मुझे आज स्ट्रांग बनाने में, मुझे आज ऐसा बनाने में उन सब का हाथ है। तो सिचुएशन को गाली देने से अच्छा है कि उसको गले लगाओ, समझो और सीख कर आगे बढ़ो। आपसे बहुत सीखने को मिला और उम्मीद करता हूं कि अब जो है वो कनेक्शन बना रहेगा। हम लोग की भी गलती है कि हमने सोचा कि नहीं, अभी रतन को थोड़ा उनका टाइम दीजिए, मी टाइम जिसको कह सकते हैं, लेकिन नहीं, अभी हम लोग को भी आपसे कनेक्शन रखना है और आपके लोगों को भी, जो आपके दर्शक हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपके फैंस, सो कॉल्ड जो एक्सटेंडेड फैमिली है, उन सबको भी। और उम्मीद करता हूं कि अब हम लगातार मिलते रहेंगे। मैं उम्मीद करूंगी और आपसे रिक्वेस्ट, जैसे आपने कहा ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे, मैं मीडिया से कहना चाहूंगी कि जो दिखता है वो बिकता है, करेक्ट है, लेकिन जो गायब है कभी उनकी खोज खबर ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो किस हालत में है, क्यों नहीं है, ये किसी को नहीं पता होता और ये आपके माध्यम से ही जा सकता है। तो मैं तो एक फेस हूँ, चलो ठीक है, ये प्राकृतिक रूप से हो गया, बट कई ऐसे चेहरे हैं जो इस मौके की तलाश में हैं कि काश मैं अपनी बात रख पाऊँ कि मुझे काम नहीं मिल रहा है या मैं ये फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो उनको मौका, मुझे लगता है आप और आपकी आँख
आप ही लोग तो हैं हमारी आवाज़, तो आप लोग थोड़ा ढूंढ ढांड के हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि एक्टर्स को ज़रूरत है इसकी। बिल्कुल हमारी कोशिश रहेगी, और वो ये वादा है, आप इस वादे पे देखिएगा हम लोग कितने खरे होते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, सेम हियर।